नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे झूठा सच उपन्यास, जो कि किसका लिखा हुआ है, यशपाल जी के द्वारा लिखा गया है। तो आइए देखते हैं। देखिए, इस उपन्यास की अगर बात करें तो झूठा सच उपन्यास यशपाल द्वारा रचित है। यह उपन्यास 2 खंडों में विभक्त है या विभाजित है। यानी ये उपन्यास कितने भागों में बटा हुआ है? 2 खंडों में विभक्त है। पहला जो खंड है उसका नाम क्या है? वतन और देश, जिसका समय काल या रचना काल है 1958 ईस्वी। दूसरा जो है, दूसरा कौन सा है? देश का भविष्य। इसका जो समय काल है, प्रकाशन वर्ष है, वो क्या है? 1960 ईस्वी है। इस उपन्यास में मुख्य विषय की अगर बात करें तो यह उपन्यास विभाजन की त्रासदी का चित्रण करने के साथ साथ मानवीय जीवन की त्रासदी का भी चित्रण करता है। मुख्य पात्र इसमें अगर देखें तो कौन है? तारा है, जयदेव पुरी और कनक। यहाँ पर ये तीनों ही क्या है? मुख्य पात्र के रूप में है इस उपन्यास में। इस उपन्यास में विभाजन से पूर्व मध्ययुगीन जीवन, वहाँ के जन समाज का मानसिक गठन, राजनीतिज्ञों के दांवपेच, सांप्रदायिक स्वार्थों के कारण हिंदू मुसलमानों के बीच बढ़ती हुई खाई, देश का विभाजन, सांप्रदायिक दंगे, लूट खसोट, रक्तपात, लाखों व्यक्तियों का विस्थापित होना, उनकी जिजीविषा और संघर्ष, कांग्रेस का शासन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का सामाजिक जीवन, विविध क्षेत्रों में चलने वाली धांधली, उच्च वर्ग की स्वार्थपरता, मध्य वर्ग की कुंठा, निम्न वर्ग की निराशा और जनता की जागरूकता आदि इस उपन्यास में शामिल किए गए हैं। यानी जो तत्कालीन समाज और राजनीति या जीवन से जुड़ी हुई परिस्थितियां हैं, उन सबको साकार किया गया है। कौन से उपन्यास में? झूठा सच उपन्यास में। इसका जो पहला खंड है, पहले खंड में विभाजन से पहले की स्थिति का चित्रण किया गया है और दूसरे खंड में विभाजन के बाद का चित्रण मिलता है। उपन्यास की शुरुआत कहाँ से होती है? ये लाहौर से होते हुए दिल्ली और जालंधर तक का वर्णन इसमें मिलता है। आप ये ज़रूर ध्यान में रखें कि यहाँ पर कौन कौन से मुख्य क्षेत्रों का वर्णन है। लाहौर का, दिल्ली और जालंधर तक का वर्णन है, जिसमें पूरी मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। पूरी जो इसमें मुख्य पात्र है वो किसका? मध्य वर्ग का प्रतिनिधि है, जो अपनी सारी कमजोरियों के साथ उपन्यास में मौजूद है। विभाजन से पहले वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद पत्रकारिता के जरिए राजनेताओं के द्वारा फैलाए जा रहे द्वेष को देश की आम जनता के सामने उजागर करता है। यानी पूरी यहाँ पर किस भूमिका में है? पत्रकारिता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और पत्रकारिता के माध्यम से वो राजनीति में जो भी भ्रष्टाचार है उसको उजागर करता है आम जनता के सामने। अंततः अपने सिद्धांतों के कारण नौकरी से निकाल दिया जाता है। वह एक प्रगतिशील, समझदार और धार्मिक स्वभाव में विश्वास रखने वाला पात्र हैं। वही उपन्यास के दूसरे भाग में जब वह राजनेता बनता है तो स्वयं भी वही करता है जिसका वह पहले विरोध करता था। यानी पूरी में परिवर्तन क्या आता है जब इसका दूसरा भाग शुरू होता है? तो क्योंकि दूसरे खंड में क्या है? विभाजन के बाद का चित्रण है, और उसमें जब वो राजनेता बन जाता है तो स्वयं भी वही भ्रष्टाचार करता है, वही कार्य करता है जिसका कि पहले वो पत्रकार के रूप में विरोध करता था। कथा का प्रारंभ लाहौर के मध्यवर्गीय समाज को उसकी संकीर्णता में ग्रहण किया गया है। यह मध्यवर्गीय परिवार रामलू भाया का परिवार है। मास्टर रामलू भाया ट्यूशन पढ़ा के अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उसकी दोनों संतानें जयदेवपुरी और तारा विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं। यहाँ पर आप ये ज़रूर ध्यान में रखें, रामलू भाया के संतान हैं 2, जयदेवपुरी और तारा, जो कि विद्यार्थी हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण पुरी को जेल हो जाती है। जेल से मुक्त होकर वह आर्थिक कठिनाई का सामना करने के लिए उर्मिला को ट्यूशन पढ़ाता है, परंतु उर्मिला के स्वभाव के कारण वह ट्यूशन छोड़कर लाहौर में ही पंडित गिरधारी लाल की पुत्री कनक को पढ़ाने लगता है। कनक भी इस उपन्यास में मुख्य पात्र के रूप में है। धीरे धीरे कनक और पुरी के बीच की आत्मीयता प्रेम में परिवर्तित हो जाती है। तारा भी युवा होने के कारण कामरेड असद से अपना वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहती है। पुरी की बहन तारा ये मध्यवर्गीय
लेकिन प्रगतिशील सोच रखने वाली एक आम लड़की है, जिसने देश के बंटवारे को एक नागरिक के रूप में कम और एक स्त्री के रूप में ज़्यादा झेला है। लेकिन उसे घर वालों के सम्मुख पराजित होकर अशिक्षित सोमराज से अनमेल विवाह करना पड़ता है। यानी वो जो उसका पति है सोमराज, वो विवाह किससे करना चाहती है, जो तारा है वो विवाह किससे करना चाहती है, वो असद से विवाह करना चाहती है। लेकिन क्योंकि उसके घरवाले इस विवाह से सहमत नहीं है, तो वो उनके सामने पराजित हो जाती है और अशिक्षित सोमराज से उसका अनमेल विवाह हो जाता है। सुहागरात को ही सोमराज उसके साथ पाशविक व्यवहार करता है, यानी पशुओं के समान उसके साथ बर्ताव करता है। उसी रात मुसलमानों के द्वारा आग लगाए जाने पर तारा उसी शोर में सोमराज से पीछा छुड़ाकर भाग जाती है। उसी रात लाहौर में हिंदू मुस्लिम दंगे भी हो रहे थे। उन दंगों में तारा के साथ नब्बू द्वारा बलात्कार किया जाता है। उसके बाद स्त्रियों का क्रय विक्रय करने वाले मुसलमान गुंडे गफूर के हाथों में तारा पहुंच जाती है। किसी भी परिस्थिति में इन हालातों को स्वीकार नहीं किया जा सकता और ना ही कोई भी माफ़ी तारा के घाव भरने में पर्याप्त सिद्ध हो सकती है। फिर पुलिस के द्वारा तारा को वहां से शरणार्थी कैंप में पहुंचाया जाता है। वहां कमेटी की सदस्यता कौशल्या देवी के साथ अपने वतन और देश अमृतसर पहुंच जाती है। यानी वापस वो कहाँ आती है, यहाँ कहाँ पहुंचती है, वो अमृतसर आ जाती है। कहाँ से? लाहौर से अमृतसर पहुंच जाती है। कनक भी तारा की तरह एक प्रगतिशील और नई सोच रखने वाली लेकिन एक संपन्न परिवार की लड़की है, जहां उसे उसके फैसले लेने में इतनी समस्या नहीं होती जितनी कि तारा को होती है। कनक के परिवार को भी विभाजन के समय लाहौर में अपने घर को छोड़कर दिल्ली आकर बसना पड़ता है। कनक पुरी के साथ प्रेम करती है, लेकिन वह पुरी के अवसरवादी और छलपूर्ण व्यवहार को अस्वीकार करने की हिम्मत भी रखती है। कनक और पुरी के संबंध में यशपाल ने अपनी स्त्री संबंधी सोच को व्यक्त किया है, जिसमें यशपाल स्त्रियों के सारे फैसले स्त्रियों को लेने देने के पक्ष में खड़े नजर आते हैं। दूसरी ओर पुरी और कनक का प्रेम बढ़ता चला जाता है। कनक के द्वारा नौकरी के आश्वासन दिए जाने पर पुरी नैनीताल चला जाता है, परंतु लाहौर में दंगों की खबर सुनकर वह लाहौर वापस आ जाता है, जहां उसके घरवाले उसे नहीं मिलते। वह अपने घरवालों को ढूंढने निकल पड़ता है और कथा का अंत यहाँ पर हो जाता है। इस प्रकार से उपन्यास अपनी प्रगतिशीलता को कायम करते हुए आगे बढ़ता है। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी दिखाने का प्रयास किया कि गुलाम भारत में जिस प्रकार भारत अंग्रेज़ों के अधीन था, उसी प्रकार से आज़ाद भारत में विभाजन के बाद भारत कांग्रेस पार्टी के अधीन है। इन परिस्थितियों को भी उन्होंने इस उपन्यास में दिखाया। उपन्यास का जो दूसरा खंड है देश का भविष्य, जिसका प्रकाशन 1960 में हुआ था, इस उपन्यास में आज़ादी के बाद की स्थितियां हैं, जिसमें एक और कुछ बुद्धिजीवियों व नेताओं की प्रगतिशील भूमिका का चित्रण है, तो दूसरी ओर सूद और सोमराज जैसे उन तत्वों की भी चर्चा है जो राजनीति और पत्रकारिता को शुद्ध व्यवसाय बनाकर भ्रष्टाचार व बेईमानी के माध्यम से समाज को लूटने में लगे हैं, जिसके प्रतिनिधित्व पात्र के रूप में उन्होंने सूद जी नामक पात्र को वो लाए हैं। सूद जी एक कांग्रेसी नेता है जो पुरी को भारत आने पर काफ़ी मदद करते हैं। उन्हें जालंधर के विधानसभा के सीट से चुनाव लड़ने का मौका भी मिलता है और वह जीत भी जाते थे। विधायक बनने के बाद फिर आगे चलकर मंत्री भी बनते हैं, लेकिन लोकतंत्र में जब जनता में जागरूकता पैदा हो जाती है तो एक बार लोकतंत्र के महापर्व में वह अपने क्रूर रवैये के कारण अपनी ही सीट से चुनाव हार जाते हैं। किसके कारण? जनता की जागरूकता के कारण। इनकी तुलना तारा, डॉक्टर नाथ, श्यामा, पत्रकार कनक तथा इंजीनियर नरोत्तम जैसे चरित्र भी हैं, जो देश की आज़ादी का सम्मान करते हुए अपने दायित्वों के निर्वहन में ईमानदारी से जुड़े हुए हैं। शिक्षित और सुंदर तारा भी मिस्टर रावत, सेक्रेटरी होम मिनिस्टर से मिलकर तथा डॉक्टर प्राणनाथ का सहयोग पाकर अंडर सेक्रेटरी फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विमेन सेक्शन का पद प्राप्त कर लेती है। यहाँ उसका प्रेम डॉक्टर प्राणनाथ से हो जाता है और वह उससे विवाह कर लेती है। दूसरी ओर तारा का पक्ष लेने पर कनक और पुरी में तनाव बढ़ने लगा, जो निरंतर बढ़ते ही चला गया था। अतः पुरी ने उसे तलाक का नोटिस दे दिया, परंतु चुनाव में सूद के जीतने और मिनिस्टर बन जाने पर पुरी और सोमराज ने तारा और प्राणनाथ को नोटिस भिजवाकर केस
सूद के माध्यम से प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया। इससे तारा ने नौकरी से त्यागपत्र देने का मन बना लिया। अगले चुनाव में मिस्टर सूद पराजित हो जाते हैं और वह त्यागपत्र नहीं देती। इस प्रकार यशपाल ने झूठा सच उपन्यास के दोनों भागों में 1942 से 1957 तक की घटनाओं को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समेटे हुए हैं। प्रथम भाग में हिंदू मुस्लिम दंगों, खून खराबे, अत्याचार, मारधाड़ का चित्रण स्वाभाविक धरातल पर किया गया है। तो दूसरे भाग में बदलती हुई मान्यताएं, बदलते हुए जीवन मूल्यों के अतिरिक्त विस्थापितों का पाकिस्तान के काफिलों में आना, रेल में भीड़भाड़, कैंपों में लोगों की समस्याएं, नैतिक मान्यताएं, अराजकता का वातावरण का यथार्थ चित्रण यहाँ पर मिलता है। यशपाल ने देश के विभाजन के पीछे की राजनीति का पर्दाफाश किया तथा सत्ता प्राप्ति के लिए अपनाए गए हथकंडों को भी इस उपन्यास के माध्यम से उजागर किया है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो झूठा सच एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जो तत्कालीन परिस्थितियों को उजागर करता है। उस समय की जनता, जो आम जनता है, उस समय की जो स्त्रियां कष्ट झेल रही थी, उन कष्टों को इस उपन्यास के माध्यम से उजागर किया गया है। राजनीति में होने वाले भ्रष्टाचार, शासन और सत्ता के लोभ के लालची जो जन हैं, उनके जो मनोविचार हैं, उनको भी इस उपन्यास में बखूबी दिखाया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि उपन्यास का जो सार रूप आज हमने किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।